हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यूपी पीजीटी के अंतर्गत प्रीवियस और क्वेश्चन का जो पेपर था तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है। जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है तो कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? 21, 22 या 27%। तो हमारा आंसर होगा 27%। ऑप्शन नंबर सी। मतलब यहाँ उल्टा हो गया ऑप्शन, थोड़ा यहाँ सी होना चाहिए और यहाँ बी होना चाहिए। तो 27% आरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 16 तथा अन्य कुछ प्रावधानों में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 16 में और कुछ अन्य प्रावधानों में भी किया गया है। सामान्यतः पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों एवं छोटे किसानों आदि को सम्मिलित किया जाता है। पिछड़े वर्ग में किसके किसको शामिल किया जाता है? तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों एवं छोटे किसानों आदि को सम्मिलित किया जाता है। पिछड़े वर्ग का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे कि कब किया गया? पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1917 और 18 में किया गया। 1917 और 18 में किया गया पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग। उसके बाद 1917-18 में प्रयोग किया गया। उसके बाद 1930-31 में प्रयोग किया गया। कब किया गया? उसके बाद 1930-31 में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि 1934 में मद्रास में प्रांतीय स्तर के रूप में पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा बना भी है शायद क्वेश्चन कि मद्रास में प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना कब की गई मद्रास में? तो 1934 में की गई। और ये एक क्वेश्चन ये बनता है कि त्रावणकोर राज्य में उन सभी पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग कब किया गया? पिछड़े वर्गों के लिए त्रावणकोर राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1937 में किया गया था। पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग 1937 में किया गया था। और 1947 में बिहार में पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो 1947 में बिहार में पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी। 1947 में बिहार में पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब की गई थी? यहाँ हमने देखा कि पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब की गई थी? बिहार में, तो 1947 में। लेकिन अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1950 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। और पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 आयोग स्थापित किए गए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पिछड़ा वर्ग की कठिनाइयों के दूर करने के लिए मतलब कितने आयोग, कठिनाइयों को दूर करने के छोड़िए ही पूछता है कि कितने आयोग की स्थापना की गई थी पिछड़ा वर्ग के लिए। तो 2 आयोग बने थे। तो पहला जिसमें था काका कालेलकर आयोग और दूसरा था मंडल आयोग। तो काका कालेलकर आयोग कब बना था? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ये बना था 29 जनवरी 1953 को। 1953 को ये क्वेश्चन पूछता है कि किस सन में बना था काका कालेलकर आयोग? तो 19 जनवरी 1953 में। और मंडल आयोग तो 1977 में। तो ये 2 आयोग बने थे पिछड़ा वर्ग से संबंधित। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे।
तो मंडल आयोग में ही ये जो क्वेश्चन बना है कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में दिया गया था, तो किस आयोग के अंतर्गत दिया गया था, किसने सुझाव दिया था? तो मंडल आयोग ने ही पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का सुझाव दिया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह थे। और आयोग कौन सा? मंडल आयोग था। और मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह जी थे। उन्होंने ही प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी द्वारा ही पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा कब की गई थी? तो 1990 में की गई थी। पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा 1990 में की गई थी। और ये भी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत, ये तो 27% उत्तर प्रदेश में है 27%, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 14%। यूपी में 27%, लेकिन मध्य प्रदेश में 14%। और ये भी पूछता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है कि किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 16(4) में। किसमें? अनुच्छेद 16(4) में की गई है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 16(4) में की गई है। और विशेष प्रावधान सामाजिक दृष्टि व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ये तो हो गया सरकारी नौकरियों में प्रावधान पिछड़े वर्ग के लिए, लेकिन सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 15(4) में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 15(4) में। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो अनुच्छेद 16(4) में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, टालकट पार्सन्स, सासुरे। तो हमारा आंसर होगा एंथनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनकी जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो ये गिडिंग्स कौन है? ये ब्रिटिश समाजशास्त्री, जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्रियों में महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? आधुनिक समाजशास्त्रियों में। और ये कहाँ के हैं? तो ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। और एक इनका ये स्टेटमेंट है एक लाइन का, बहुत बार पूछता है कि आधुनिकता एक तरह का जगन्नाथ है, या किसने कहा है? तो ये एंथनी गिडिंग्स का कहा है, एंथनी गिडिंग्स ने कहा है। और भारी भरकम आधुनिकता एक तरह का जगन्नाथ है और उसे भारी भरकम इंजन की तरह। आधुनिकता क्या है? कि एक तरह का जगन्नाथ है और भारी भरकम इंजन की तरह है, जिसे हम एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। और यह एक बेलगाम घोड़ा है जो किसी भी दिशा में सरपट दौड़ लगा सकता है। तो ये ऐसा कथन जो है एंथनी गिडिंग्स कहते हैं किसके बारे में? तो आधुनिकता के बारे में। और ये कहते हैं कि आधुनिकता बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं आधुनिकता को, कि आधुनिकता बहुआयामी है। और ये आधुनिकता में ये 3 चीज़ें सम्मिलित करते हैं। आधुनिकता में ये पूंजीवाद, उद्योगवाद और राष्ट्र राज्य जैसी संस्थाओं को ये सम्मिलित करते हैं। पूंजीवाद, उद्योगवाद और राष्ट्रवाद जैसी संस्थाओं को ये आधुनिकता में सम्मिलित करते हैं। और ये आधुनिक समाज को प्रतिबिंब समाज कहते हैं, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सोसाइटी से भी क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे पूछ लेता है कि रिफ्लेक्सिव सोसाइटी किसकी अवधारणा है? तो ये एंथनी गिडिंग्स की अवधारणा है। और ये एक क्वेश्चन जीआईसी में बना था 2021 के जीआईसी एग्ज़ाम में, कि टाइम एंड स्पेस के आधार पर
आधुनिकता की व्याख्या किसने की? समय और स्थान के आधार पर, समय और स्थान के आधार पर यानी टाइम एंड स्पेस के आधार पर आधुनिकता की व्याख्या किसने की थी? तो ये एंथनी गिडिंग्स ने किया था। तो एंथनी गिडिंग्स का संरचनाकरण का सिद्धांत हम देख लेते हैं। क्या है संरचनाकरण? कि एंथनी गिडिंग्स के अनुसार संरचनाकरण समाज शास्त्र में विद्यमान द्वैतवाद, द्वैतवाद से मतलब व्यक्ति और समाज, तो ये कहते हैं कि संरचनाकरण समाज शास्त्र में विद्यमान द्वैतवाद व्यक्ति और समाज को बांटने का एक प्रयास है। द्वैतवाद की अवधारणा इन्होंने दी है। तो ये कहते हैं द्वैतवाद में ये व्यक्ति और समाज को शामिल करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो संरचनाकरण है वह व्यक्ति और समाज में विद्यमान व्यक्ति और समाज में विद्यमान जो द्वैतवाद है उसको बांटने का एक प्रयास है। और इनके अनुसार संरचना और कर्ता एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे पर निर्भर एवं सहयोगी हैं। ये कहते हैं कि संरचना जो है और कर्ता जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे पर निर्भर व सहयोगी हैं। और ये कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार संरचनाओं का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है। जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसे ही संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्यों के द्वारा। किंतु यही संरचना बाद में मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। ये कहते हैं कि जो मनुष्य है संरचनाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन यही संरचना बाद में मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए साथ साथ उन क्रियाओं को भी संभव बनाती हैं। मतलब उन क्रियाओं को भी ये संभव बनाती हैं। क्रियाओं को निर्धारित तो करती ही हैं, लेकिन साथ साथ उन क्रियाओं को भी संभव बनाती हैं। कौन सी? ये संरचनाएं। और संरचनाओं का निर्माण कौन करता है? तो मनुष्य ही करते हैं। और उन क्रियाओं को भी संभव बनाती है। इस प्रकार संरचना निरंतर परिवर्तित होती रहती है। संरचना क्या होती है कि हमेशा ये परिवर्तित होती रहती है और उसमें व्यक्ति की क्रियाओं की प्रमुख भूमिका होती है। उसमें व्यक्ति की क्रियाओं की प्रमुख भूमिका होती है। इस तरह गिडिंग्स संरचना को क्रिया की अविरल धारा कहते हैं। तो क्रिया की अविरल धारा से भी क्वेश्चन बना है कि क्रिया की अविरल धारा का कॉन्सेप्ट किसका है? तो एंथनी गिडिंग्स का है, क्योंकि ये संरचनाएं जो है निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और इसमें व्यक्ति की क्रियाओं की प्रमुख भूमिका होती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि संरचना को क्रिया की अविरल धारा कहते हैं एंथनी गिडिंग्स। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, वेबर और स्पेंसर। तो आंसर होगा मैक्स वेबर ने। आदर्श आइडियल टाइप की बात किसने की है? तो मैक्स वेबर ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ये स्टेटमेंट है। तो ये किसने कहा है? W.C. रेकलेस, W. रोजर, H.E.H. जॉनसन या E.S. पोगार्ट्स। तो आंसर होगा W.C. रेकलेस। तो मद्यपान पे भी क्वेश्चन पीजीटी में बनता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मद्यपान के बारे में और लोगों के स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, क्योंकि एक नए क्वेश्चन तो इससे आने ही हैं पीजीटी में। तो मद्यपान भारत तथा विश्व में पाई जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। चाहे हमारा प्यारा भारत हो और चाहे अन्य देश हो, तो ये समस्या है एक, क्या? मद्यपान। तो गांधी जी इस संदर्भ में कहते हैं कि यदि हमें भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो सर्वप्रथम मैं शराब की भट्टियों को बंद करवाना पसंद करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि यदि हमें भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो हम सबसे पहले शराब की भट्टियों को ही बंद करवाएंगे और भारत को गरीब कहलाना पसंद करूंगा, पर शराबी नहीं। ये कहते हैं भारत को गरीब भले कोई कहे लेकिन शराबी ना कहे, ये मैं पसंद नहीं करूंगा कि कोई शराबी कहे।
तो इस मतलब फेयर चाइल्ड ने क्या परिभाषा दी है, ये तो जैसा कि डब्ल्यू रेकलेस ने दी है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। तो फेयर चाइल्ड की भी परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं कि शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है। शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है। इलियट मैरिल क्या स्टेटमेंट देते हैं कि थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना मद्यपान नहीं है। ये कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में और कभी कभी शराब पीना मद्यपान नहीं है, एक समस्या के रूप में अत्यधिक मात्रा में पीना ही मद्यपान है। ये कहते हैं इलियट मैरिल कि थोड़ा थोड़ा पीना मद्यपान नहीं है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वह मद्यपान है। तो मद्यपान के बारे में जो है अप्रैल 1963 में पंजाब के न्यायाधीश, ये क्वेश्चन बनता है कि टेक चंद कमेटी का गठन कब किया गया था। टेक चंद, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि टेक चंद कमेटी का गठन कब किया गया। तो ये 1963 में किया गया। ये सन इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अप्रैल 1963 में पंजाब के न्यायाधीश कौन थे, तो टेक चंद, उनकी अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। तो इस समिति ने 1975-76 तक संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू करने की सिफारिश की थी। जो ये न्यायाधीश टेकचंद थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। 1975-76 तक कहा गया कि संपूर्ण देश से मद्य निषेध लागू करने की ये सिफारिश की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। प्रजा रति एवं धर्म, प्रजा धर्म एवं रति, धर्म प्रजा एवं रति, धर्म रति एवं प्रजा। तो परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाहों के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है, तो धर्म है, प्रजा है एवं रति है। धर्म, प्रजा एवं रति है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है। ये स्टेटमेंट है, तो ये किसका है, आर नेस्फील्ड, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास या जे एच हट्टन। तो ये नेस्फील्ड है। तो जाति से संबंधित बहुत से लोगों ने अपना अपना सिद्धांत दिया है। तो वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत अगर पूछे, जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत, तो नेस्फील्ड है ही, लेकिन इनके साथ एक आते हैं, नाम है उनका ब्लंट और एक नाम है दहलमन। तो ये दो नाम भी आते हैं और नेस्फील्ड का है ही। तो ये लोग पूछ ले कि जाति उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत से कौन लोग जुड़े हैं, तो नेस्फील्ड जुड़े हैं, ब्लंट जुड़े हैं और दहलमन भी जुड़े हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि प्रजातीय सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, रिजले ने दिया है, घुरिये ने दिया है एवं मजूमदार ने दिया है। जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले, घुरिये एवं मजूमदार ने दिया है। और जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत तो ये होकार्ट और सेनार्ट ने दिया है। होकार्ट एवं सेनार्ट ने दिया है। इन्होंने धर्म से संबंधित जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। राजनीतिक सिद्धांत पूछ ले, जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत तो ये किसने दिया है, ये अब्बे डुबोए हैं। एक अब्बे डुबोए ने दिया है और जी एस घुरिये ने दिया है। तो जाति की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबोए एवं जी एस घुरिये ने दिया है। और सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत, तो ये सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति से संबंधित सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत शरद चंद्र राय ने दिया है, ये सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद उद्विकासीय सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत तो ये इवेस्टन ने दिया है। जाति की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत
इवेटसन ने दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आदिम संस्कृति का सिद्धांत, अभी तो हमने सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत देखा, शरद चंद्र राय ने दिया था, लेकिन जाति की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन बना है कि आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है। तो आदिम संस्कृति का सिद्धांत, या इसे मानववाद भी कहते हैं, आदिम संस्कृति या मानववाद भी इसे कहते हैं, मानववाद का सिद्धांत, तो ये हट्टन, J.H. हट्टन जो हैं उन्होंने दिया है। एक नाम और आता है, मैरेट का नाम आता है, और एक नाम आता है कार्ड रिंगटन का नाम आता है। तो ये 3 नाम जाति की उत्पत्ति के आदिम संस्कृति या मानववाद के सिद्धांत से संबंधित है। और एक आता है बहुकारक सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। तो बहुकारक सिद्धांत में केवल हट्टन का नाम आता है, J.H. हट्टन का। बहुकारक सिद्धांत में J.H. हट्टन का नाम आता है। आदिम संस्कृति और मानववाद के सिद्धांत में भी इनका नाम आता है, और बहुकारक सिद्धांत में जाति की उत्पत्ति। और ये सिद्धांत और है वर्ण, जाति की उत्पत्ति का वर्ण सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, जाति की उत्पत्ति का वर्ण सिद्धांत, वर्ण सिद्धांत। तो ये किसने दिया है, वर्ण सिद्धांत। वर्ण सिद्धांत एक है गालथेरेज मीज, इनका काफ़ी क्रिटिकल नाम है, गालथेरेज मीज, ये इनका नाम है। तो इन्होंने जाति की उत्पत्ति का वर्ण संबंधी सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है। प्रभुत्व जाति डोमिनियन कास्ट की अवधारणा किसने दी है। KM कपाड़िया, MN श्रीनिवास, GS घुरिया या AR देसाई। तो ये आंसर होगा MN श्रीनिवास। प्रभु जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास ने दी है। तो अपनी किस पुस्तक में दी है, इस पे भी क्वेश्चन बना है कि इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा अपनी किस बुक में दी है। तो द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। और एक क्वेश्चन इनसे यह भी बनता है कि इन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया। तो संस्कृतिकरण का प्रयोग इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग ऑफ कुर्ग साउथ इंडिया में किया। तो ये पुस्तक इनकी दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैसूर विलेज में इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी है, और कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने संस्कृतिकरण की बात की है। तो ये प्रभु जाति से संबंधित 3 बातों को बताते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब किस आधार पर हम प्रभु जाति कह सकते हैं। तो ये बताते हैं कि प्रभु जाति जो संख्या में अधिक हो, मतलब जो जातियां संख्या में अधिक होती हैं अर्थात संख्यात्मक शक्ति। और दूसरा बताते हैं कि उस जाति का गांव की अधिकांश भूमि पर कब्जा हो, यानी कि आर्थिक शक्ति। और तीसरा बताते हैं कि पंचायत से लेकर अन्य सभी गांव की संस्थाओं पर उस जाति का दबदबा हो, तो उसको इन्होंने राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत रखा है। और प्रभु जाति से संबंधित और विद्वानों ने कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर बात आए SC दुबे की, SC दुबे, तो इन्होंने प्रभु व्यक्ति कहा है। SC दुबे जी ने प्रभु व्यक्ति, प्रभु जाति के स्थान पर इन्होंने प्रभु व्यक्ति और प्रभु गुट की बात की है। प्रभु व्यक्ति और प्रभु गुट की बात की है किन्होंने। तो SC दुबे जी ने प्रभु जाति के आधार के स्थान पर प्रभु व्यक्ति और प्रभु गुट की बात की है। और अगर यहीं पूछ ले कि प्रभु क्षेत्र की बात कौन करता है, प्रभु क्षेत्र की बात कौन करता है, तो एंथनी कार्टर, एंथनी कार्टर प्रभु क्षेत्र की बात एंथनी कार्टर करते हैं। अगर यही बात आए प्रभु समुदाय की कि प्रभु समुदाय की अवधारणा किसने दी है, प्रभु समुदाय की अवधारणा किसने दी है, तो ये अवधारणा है राय बर्मन की, PK राय बर्मन की अवधारणा है। और एक बात यहाँ पे योगेंद्र सिंह ने कहा है, योगेंद्र सिंह और दीपांतर गुप्ता कहते हैं
कि ये कहते हैं कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभु हो सकती है। जैसा कि एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि प्रभु जातियों का आधार जो है संख्यात्मक शक्ति होती है, संख्या बल होती है, लेकिन योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता क्या कहते हैं कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभु हो सकती है। जैसे कि बिहार की भूमिहार जाति, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभु हो सकती है, प्रभु जाति हो सकती है, जैसे कि बिहार की भूमिहार जाति। तो ये तर्क देते हैं योगेंद्र सिंह एवं दीपांकर गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा, नॉन मटेरियल कल्चर की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पेरेटो एवं आगबन। तो ये आगबन की अवधारणा है। तो संस्कृति के अंतर्गत आगबन ने सन 1922 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 1922 में। कौन सी पुस्तक? तो सोशल चेंज नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1922 में। तो इन्होंने संस्कृति की, उसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृति के दो भाग बताए, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति, एक मटेरियल कल्चर एवं नॉन मटेरियल कल्चर। तो भौतिक संस्कृति की उत्पत्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। किसके लिए? भौतिक आवश्यकताएं, जो हमारी फिजिकल, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए। तो जैसे क्या क्या आते हैं? जैसे बर्तन हुआ, मशीन हुआ, मकान हुआ, मूर्ति हुआ, मंदिर हुआ, गाड़ी हुआ, उपकरण, मतलब जो भी हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक संस्कृति का वो जो है उत्पत्ति हुई। लेकिन बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो यहाँ पे दिया है अभौतिक संस्कृति, तो ये अभौतिक संस्कृति थी जो है ये मानव की बौद्धिक आवश्यकताओं के लिए, बौद्धिक आवश्यकताओं के लिए इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे हमारे विचार हुए, मनोवृत्ति हुए, विश्वास हुए, जनरीति, प्रथा, रूढ़ी, संस्था, ये सब जो है ये सब हमारी बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न हुई, जिसे हम अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1911, 1881, 1931 या 1880? तो आंसर होगा 1881। कब की गई? 1881 में नियमित जनगणना की गई। तो नियमित जनगणना यानी सेंसस, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? सेंसस जो है ये लैटिन भाषा के सेंसर शब्द से बना है। सेंसस जो है, सेंसस लैटिन भाषा के सेंसर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन करना होता है। तो और देश की जनगणना कराने का दायित्व किसे होता है? तो संघ सरकार को होता है। जो देश की जनगणना होती है तो उसका दायित्व किस पे होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो संघ सरकार की होती है। और जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में जनगणना की बात की गई है। संघ सरकार, मतलब संघ सरकार की बात जो है 7वीं अनुसूची में की गई है। और जिसका मतलब अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है जनगणना की बात अगर पूछे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 246 अनुच्छेद, 246 अनुच्छेद। और जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन पूछे कि जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये रोमन साम्राज्य में मिलता है। और रोमन साम्राज्य में जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लेकिन आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित जनगणना अगर पूछे कि आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित जनगणना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? तो 1749 में स्वीडन में हुई। कहाँ पे? स्वीडन में। उल्लेख अगर पूछे जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रोमन साम्राज्य में मिलता है। लेकिन आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित जनगणना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? तो 1749 में स्वीडन में कराया गया था। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले कि दशकीय जनगणना, मतलब दशकीय जनगणना, प्रत्येक 10 वर्ष पे दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो वो अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ। और ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत मतलब जबकि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था,
तो वहाँ पर प्रथम जनगणना कब हुई थी ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जनगणना? तो 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन भारत में उसके बाद जो है ब्रिटिश भारत में प्रथम दशकीय या नियमित जनगणना शुरुआत तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो बना है भारत में प्रथम नियमित जनगणना यानी कि वही दशकीय जनगणना जो नियमित जो अब तक होती आ रही है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होगी, तो नियमित जनगणना ये 1881 में हुआ था, जो कि किसके शासनकाल में? तो रिपन के शासनकाल में। ये रिपन के शासनकाल में। तो ये दोनों सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वतंत्र भारत की, ये तो 1881 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1951 में। स्वतंत्र भारत जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है, उसके बाद नियमित जनगणना तो 1951 में। उसके बाद मतलब प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1951 में। और ये भी अब की जो जनगणना हुई है, तो हमारी लास्ट जनगणना जो 2011 के आधार पर ही ज़्यादातर आंकड़े लिए जाते हैं। तो 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। ये 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। और अगर पूछ ले कि इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे 15वीं जनगणना के समय 2011 की जनगणना, तो सी चंद्रमौली थे। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। और अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है 2000 की जनगणना, 2011 की जनगणना, वैसे तो अगर 1881 से देखा जाए तो 2011 तक हमारी 15वीं जनगणना होती है, लेकिन अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है किस नंबर की, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की जनगणना है। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, लेकिन अगर 1881 से देखा जाए तो 2011 की जनगणना हमारी 15वीं है। 15वीं है। और भारत में पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई? ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई? पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई? पहली जनसंख्या नीति तो 1976 में। और नई जनसंख्या नीति कब बनाई गई? नई जनसंख्या नीति तो ये 2000 में। कब? 2000 में। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये 1976 भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित किस पुस्तक में किया? अभी इसके बारे में हम लोगों ने आगे भी देखा था। तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया? इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरगाव, साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरगाव साउथ इंडिया में किया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन को आगे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।